हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज एडिशन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड एक एमसीक्यू क्विज है, आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें। उस क्विज को अटेम्प्ट करने से आपको अपनी स्टैटिक प्रिपरेशन में काफी मदद मिलेगी। ये आज की पहली न्यूज है सिक्किम से, जो एक नेचुरल डिजास्टर से जूझ रहा है क्योंकि उसके नॉर्थ वेस्ट रीजन में लोकेटेड लोनाक लेक ओवरफ्लो हो गई है, जिसकी वजह से वहां पर फ्लैश फ्लडिंग हो गई है। और इसी फ्लडिंग की वजह से वहां पर बहने वाली तीत्सा रिवर अपने लेवल से काफी ज्यादा लेवल पर फ्लो कर रही है और ये पूरा रीजन इस समय पैरालाइज्ड स्टेट में है। इस इवेंट को हमने अपने कल के एडिशन में भी कवर किया था। आज इस इवेंट में अपडेट ये है कि इस डिजास्टर से रिलेटेड डेथ्स का काउंट बढ़कर 14 हो गया है और 100 से भी ज्यादा लोग इस समय मिसिंग है। उस रीजन में लोकेटेड चुंगथैंग डैम डैमेज हो चुका है। उस रीजन के 11 से भी ज्यादा ब्रिजेस भी डैमेज हो चुके हैं और सिक्किम की लाइफलाइन नेशनल हाईवे 10 भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है नोबेल प्राइज से, जिस इवेंट को हमने अपने कल के एडिशन में भी डिस्कस किया था। कल जब हमने बात की थी तब तक नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन और नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री में अवार्ड्स को अनाउंस किया जा चुका था। आज एज अ लेटेस्ट अपडेट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर को भी अनाउंस किया जा चुका है और ये अवार्ड दिया गया है नॉर्वे के जॉन फॉस को, जिनकी तारीफ की जाती है उनके लिखने के तरीके को लेकर। बोला जाता है कि जॉन फॉस के पास एक प्रतिभा है उन बातों को लिखने का जिनको शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल हो। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से नोबेल प्राइज इन लिटरेचर काफी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम इस टॉपिक पर ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर रहे। पर फिर भी अगर आप इस टॉपिक के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं या फिर विकिपीडिया या नोबेल प्राइज की ऑफिशियल वेबसाइट को भी देख सकते हैं। तो अब एक बार फिर से इस ब्रॉड टॉपिक नोबेल प्राइज की बात करते हैं। नोबेल प्राइज एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो 5 कैटेगरीज में दिया जाता है। ये कैटेगरीज हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर और नोबेल पीस प्राइज। इन नोबेल प्राइज को दिए जाने की शुरुआत 1895 में हुई थी, जब अल्फ्रेड नोबेल ने अपने गुजर जाने के बाद अपनी विल में ये इच्छा जाहिर की थी कि ऐसे अवार्ड्स को दिया जाए। ये नेक्स्ट न्यूज इवेंट एक माइनर न्यूज इवेंट है जो इंपॉर्टेंट नहीं है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। इसका कॉन्टेक्स्ट है दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट की गई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिस याचिका में ये विनती की गई है कि दिल्ली में डेंजरस डॉग ब्रीड्स जैसे कि पिटबुल, टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग्स, रॉटवाइलर्स वगैरह को एज अ पेट रखने पर बैन लगा दिया जाए, क्योंकि पास्ट में ऐसे काफी इंस्टेंसेस हुए हैं जब इन डॉग्स की ब्रीड्स ने किसी को अटैक किया हो और उनको सीवियरली इंजर कर दिया हो। और इस पिटीशन में बोला गया है कि इन डॉग्स की ब्रीड्स को कुछ केसेस में तो एज अ वेपन भी यूज किया जाता है और ये डेंजरस ब्रीड्स पब्लिक हेल्थ को डेंजर पोज करती हैं। अब हाई कोर्ट अपने पास आई इस प्ली को रिजेक्ट कर देते हैं और इस बेंच के जजेस बोलते हैं कि इस मैटर को कोर्ट में लेके आने से पहले आपको कंसर्न्ड गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास जाना चाहिए था। और फिर वो इसी से रिलेटेड एक ब्रॉड कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को आज के समय में इस तरीके से यूज करना एक ट्रेंड है, जब ये पिटिशनर्स गवर्नमेंट से रिलीफ सीक करने की जगह पर सीधा जुडिशियरी से रिलीफ सीक करने की कोशिश करते हैं। ये नेक्स्ट न्यूज है एनवायरनमेंट से रिलेटेड और ये है पंजाब स्टेट से, जहां पर फिर से हर साल इस सीजन में इस समय पर होने वाला ये हार्मफुल ट्रेंड जहां पर स्टबल को जलाया जाता है वो शुरू हो गया है। सैटेलाइट डेटा की मदद से ये पता चला है कि पंजाब स्टेट में अब तक 656 स्टबल बर्निंग के केसेस हो चुके हैं, जो पिछले साल इसी समय के कंपैरिजन में इस साल 63% ज्यादा हैं। दिल्ली और उससे एसोसिएटेड नेबरिंग रीजन्स में हर साल इस सीजन में होने वाली इस एयर क्वालिटी के डिटोरियोरेशन पर मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और प्रिलिमिनरी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई होप आपको ये भी याद होगा कि हमने अपने 27 सितंबर के एडिशन में एक न्यूज इवेंट को कवर किया था, जब पंजाब गवर्नमेंट ने इस साल अपने स्टेट में स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स को 50% कम करने की कमिटमेंट की थी। ये नेक्स्ट न्यूज है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड और इसका कॉन्टेक्स्ट है
मालदीव्स में हुए नए प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, जहां पर ये नए इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट जजिंग बाय हिज स्टेटमेंट्स प्रो चाइना नजर आते हैं और एंटी इंडिया नजर आते हैं। अब इस इवेंट के पूरे बैकग्राउंड को हमने अपने 2 अक्टूबर के एडिशन में कवर किया था। आई होप आप उसको देख चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा आप 2 अक्टूबर के एडिशन में उस सेक्शन को रेफर कर ले, उसमें इस टॉपिक पर इलैबोरेटली बात की गई है। तो अब इस इवेंट में लेटेस्ट अपडेट ये है कि इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इन सब अनफेवरेबल कंडीशंस के बीच अपनी तरफ से मालदीव्स की गवर्नमेंट को पॉजिटिवली आउटरीच किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस बायलैटरल रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि वो अपनी तरफ से रेडी हैं मालदीव्स के साथ हर एक इशू पर काम करने के लिए। और इसी इवेंट से कुछ दिन पहले भी माले में सिचुएटेड इंडियन हाई कमिश्नर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बिहाफ पर अभी इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू को उनके इलेक्शन की विक्ट्री पर कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट दिया था। ये एक डिप्लोमेटिकली पॉजिटिव इवेंट है। अब नए प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट होने के बाद मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने मालदीव्स में प्रेजेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को वहां से निकालने के अपने प्रॉमिस को एक बार फिर से रीआइटरेट किया है। अब वो अपनी स्टेटमेंट को कितना परस्यू करते हैं या इस इवेंट में क्या डेवलपमेंट्स होंगी, दिस रिमेन्स टू बी सीन। अब आप इस सिंपल सी चीज को फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से समझिए। इंडिया का मालदीव्स को लेकर जो फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव है वो काफी पॉजिटिव और अकोमोडेटिव है। और इसी के एक पैरेलल इंडिया का फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव देखेंगे कनाडा के रिस्पेक्ट में, वो काफी डिफेंसिव और ऑफेंसिव है। ये हालांकि एक सिंपल सी बात है, बट इन नुआंसेस को आपको एज अ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एस्पिरेंट नजर में रखना चाहिए। अब आज का क्वेश्चन, जैसे कि इंडिया के एक हाई कमिश्नर मालदीव्स में रहते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने बाकी और स्टाफ के साथ, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त मौर्य के भी कोर्ट में एक पॉपुलर ग्रीक एम्बेसडर रहते थे जिनकी लिखी गई बुक काफी पॉपुलर है और आज के समय में हिस्टोरियंस की मदद करती हैं उस समय के पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। आप उस एम्बेसडर के बारे में बताइए। ट्रस्ट मी, ये एक आसान क्वेश्चन है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जिस सेगमेंट में हम डेली प्रीवियस ईयर के एक प्रिलिमिनरी क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन का सोर्स क्या है, कि उस क्वेश्चन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। आज की एडिशन में हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे प्रिलिमिनरी 2023 सेट ए के 8th क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन रिलेटेड है जियोग्राफिकल लोकेशन से और इस क्वेश्चन में बात की गई है सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड कॉन्गो बेसिन की। इस क्वेश्चन में 4 कंट्रीज मेंशन्ड है। पहली कैमरून, दूसरी नाइजीरिया, तीसरी साउथ सुडान और चौथी उगांडा। और पूछा गया है कि इन चारों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री कॉन्गो बेसिन का पार्ट है। अब इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ें, आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और खुद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए लेट्स मूव ऑन विद द क्वेश्चन। ये एक प्योर ज्योग्राफिकल मैपिंग नॉलेज का क्वेश्चन है जो थोड़ा सा करंट अफेयर इवेंट से भी रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 मेजर कंसेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। पहला कंसेप्ट कि कॉन्गो बेसिन क्या है और ये कहां पर लोकेटेड है, और दूसरी नॉलेज कि अफ्रीका में जनरली कौन सी कंट्री रफली कहां पर लोकेटेड है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अफ्रीका की कौन सी कंट्री कहां पर लोकेटेड है आपको इसकी एक्यूरेट नॉलेज होनी चाहिए, नहीं। अगर आपको रफ नॉलेज है वो भी आपकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। अगर आपको मेंशन की गई पहली नॉलेज के साथ इस बात का आइडिया है कि अफ्रीका में कौन सी कंट्री कहां पर रफली लोकेटेड है, जैसे कि सुदान नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, मोरक्को नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है, नामीबिया साउथ वेस्ट में लोकेटेड है, गाबोन कंट्री सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है वगैरह, तो भी आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के चांसेस हाई होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के कोर की कि कॉन्गो बेसिन क्या है और ये कहां पर लोकेटेड है। कॉन्गो बेसिन एक मेजर जियोग्राफिकल फीचर है। ये सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है और इकोलॉजिकली एक काफी सिग्निफिकेंट लोकेशन है। कॉन्गो बेसिन में अमेज़न के रेन फॉरेस्ट के बाद सेकेंड लार्जेस्ट क्वांटिटी में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। ये कॉन्गो बेसिन बायोडाइवर्सिटी का भी एक रिच होस्ट है और इस दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को फीड करती है कॉन्गो रिवर, जो इस बेसिन के बीच से गुजरती है।
ये अफ्रीका का कॉन्गो बेसिन सिर्फ अफ्रीका के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये एक मेजर बफर है ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट। अब जब हमने बात कर ली है कि कॉन्गो बेसिन क्या है और ये कहाँ पर लोकेटेड है, अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। इस क्वेश्चन में अफ्रीका की 4 कंट्रीज मेंशन है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंट्री कॉन्गो बेसिन में लोकेटेड है। अब अगर आपको इस क्वेश्चन की नॉलेज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट है कि आपको पता है कि ये कंट्री कॉन्गो बेसिन में लोकेटेड है, तब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है प्लेन एंड स्ट्रेट। पर अगर आपको ये नॉलेज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नहीं है, तो हम एनालाइज करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। हम बात कर चुके हैं कि कॉन्गो बेसिन सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है। अब इस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड ऑप्शन से, जो है साउथ सुदान। इस ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है क्योंकि साउथ सुदान ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है और ये सेंट्रल रीजन से काफी दूर है, और ये एक्सपेक्टेड है कि आपको ये नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि साउथ सुदान फ्रीक्वेंटली न्यूज में रहता है और अपनी प्रिपरेशन में आपने जरूर रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ा होगा और साउथ सुदान उस ही रीजन में आता है। वी कैन इजीली एलिमिनेट साउथ सुदान। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे ऑप्शन नाइजीरिया की। नाइजीरिया भी सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड नहीं है पर वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, हालांकि ये कॉन्गो बेसिन के थोड़ा पास है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में दिए गए फोर्थ ऑप्शन की, जो है उगांडा। उगांडा ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। ये भी साउथ सुडान की तरह एक मेजर लोकेशन है जिस पर प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कि अफ्रीका के मैप पे इसकी रफ लोकेशन का आइडिया आपको होना चाहिए। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन कैमरून की। कैमरून बाय इट्स वेरी डेफिनेशन सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है और ये कोइंसाइड करता है कॉन्गो बेसिन के साथ, जो खुद भी, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है। तो अब देखा जाए तो अगर आपको अफ्रीका की कंट्रीज की रफ लोकेशन पता है और आपको कॉन्गो बेसिन का आइडिया है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को एजुकेटेड गेस मेकिंग से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है क्योंकि साउथ सुदान ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है और इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है। नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है और इसको भी एलिमिनेट किया जा सकता है, और उगांडा ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। इन ऑप्शंस में सिर्फ कैमरून है जो सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है, विच कैन बी गेस्ड विद अ फेयर सर्टेनिटी कि ये सही आंसर है। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिलती है। पहली सीख, फॉर योर प्रिपरेशन आपको इंडिया की सभी मेजर जियोग्राफिकल लोकेशंस के साथ साथ ग्लोबली रेलिवेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस का भी आइडिया होना चाहिए, और आपकी इंटरनेशनल जियोग्राफिकल लोकेशंस की प्रिपरेशन के समय आपके प्रिपरेशन में आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इंडिया की इमीडिएट कॉन्टिनेंट और नेबर कंट्रीज, जैसे कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, मेडिटेरेनियन कंट्रीज वगैरह। और अफ्रीका तो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल किसी ना किसी तरीके से प्रिलिमिनरी में अफ्रीका से रिलेटेड नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, और ये क्वेश्चन भी इस ही फैक्ट का एक एग्जाम्पल है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आज फ्राइडे है, नेक्स्ट एडिशन विल बी ऑन मंडे। सी यू आफ्टर 2 days। बाय।